बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किरण गोसावी किरण गोसावी ये वो शख्स है जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव, वही गंजा शख्स जिसकी के एक सेल्फ़ी आपने आर्यान के साथ देखी थी जिस वक्त के आर्यान को गिरफ्तार किया गया था। इसके हवाले से इसके ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि ये लेन देन के मामले में यानी कि ब्लैकमेलिंग हो रही थी। आर्यन खान को पकड़ने के लिए एक बड़ा ही हाथ इन्होंने डाला, बहुत सारे पैसे ईंटने के लिए 25 करोड़ का मामला जो कि 18 करोड़ में तय पाना था, जिसके बाद इन्होंने शाहरुख को ब्लैकमेल करना था और इसी प्लान के तहत शाहरुख की सेक्रेटरी जो है वो इनको पैसे देने के लिए पहुंचती है आधी रात को एनसीबी के दफ्तर के पास और वहां पर पैसों के लेन देन के मामला जो है वो तय होते हैं। लेकिन इससे पहले मीडिया चूंकि बीच में आ गया और मामला बहुत हाईलाइट हो गया और शाहरुख का बेटा नहीं छूट सका। ये तमाम तर मामला जो है ये तो बताया किरण गोसावी यानी कि प्राइवेट डिटेक्टिव के बॉडीगार्ड ने, क्योंकि उसको अपनी जान के लाले पड़ गए थे। उसको ये लग रहा था कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव जो कि गायब है, शायद इसको कि मार दिया गया है और मारने के बाद अब मेरी बारी आएगी। तो उसने सामने आकर ये तमाम तर बयान दिया और कहा कि मुझे जेल में डाल दे लेकिन मेरी जान बचा ले। अब मामला जो है ये बड़ा ही एक कहना चाहिए ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गया और इस ड्रामाई मोड़ में किरण गोसावी वो प्राइवेट डिटेक्टिव जो है वो सामने आने को तैयार हो गया है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त बॉलीवुड के अंदर, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि किरण गोसावी जो कि गायब हो चुका था अब वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। और मैं इस वक्त जब वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है जब तक मैं इसको अपलोड करूँ, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके बाद ये इसका सेकेंड पार्ट है, ये जब तक आप लोग देखेंगे हो सकता है वो सरेंडर कर चुका हो। लेकिन अब ड्रॉप सीन जो इसका होने वाला है उसने उससे भी पहले सामने आने से पहले, क्योंकि ये बेसिकली लखनऊ में वो सरेंडर करेगा और उसने सरेंडर करने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए। वो बड़े बड़े दावे क्या हैं वो ज़रा मैं अब आपको एक एक करके बताती जाती हूँ ताकि मामला जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब इसके ऊपर वो इल्ज़ामात जो कि इसके बॉडीगार्ड ने लगाए थे कि मैं इसके साथ था, पैसों के मामला जो हैं सैम के साथ चल रहे थे और पैसे लेने के लिए ये गया गाड़ी में और उसके बाद 18 और 25 करोड़ के जो भी मामला हैं वो आपके सामने हैं। अब इसके बाद इसने जो दावे किए हैं वो ज़रा सुन लीजिए। गोसावी का कहना है यानी कि इस प्राइवेट डिटेक्टिव का कहना है कि मैं समीर को जानता ही नहीं हूं। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि समीर ने ही इससे सिग्नेचर्स कराए थे। ये तमाम तर कागजात जो इसने वहां एनसीबी के दफ्तर में जब साइन किए हैं तो उस वक्त समीर वाखंडे वहां पे मौजूद था। इसका ये कहना है कि मैं समीर को जानता नहीं हूं, यानी कि पहले से नहीं जानता। उस वाक़े के दिन तो इसने एडमिट किया कि वो वहां पे मौजूद था और मैंने इसकी प्रेजेंस पे पेपर्स के ऊपर साइन किया। अब अगली बात वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं 6 अक्टूबर तक, ये वाक़या जो है ये तो 1 अक्टूबर का है लेकिन वो कहते हैं मैं 2 अक्टूबर मासिद के साथ, वो कहते हैं 6 अक्टूबर तक मैं मुंबई में था। उसके बाद मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ गया क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही थी, मजबूरन मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ा। फिर इससे अगली बात क्या की है, ये बड़े बड़े इसके दावे हैं और बहुत बड़े इंकशाफात है जो कि वो कर रहा है। अब सुनते जाइए आप। उसके बाद उसने कहा कि एनसीबी की रेड का मैं हिस्सा नहीं था, जबकि इसके बॉडीगार्ड ने कहा कि एनसीबी की रेड के वक्त वो फुल टाइम वहाँ पर मौजूद था और इसी के कहने पर मैं वहाँ पर तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए था। उसके बाद वो ये कहता है कि मैंने पेपर्स के ऊपर साइन किए जो कि मुझसे करवाए गए क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने ये सब कुछ देखा था, मैं एनी शाहिद में से था। उसके बाद वो ये कहता है कि आर्यान अब वहाँ पे मौजूद था। आर्यान ने मुझसे कहा कि मुझे फ़ोन करा दो क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था, उसका फ़ोन जो है वो ले लिया गया था। उसने मुझे कहा मेरे मम्मी पापा या मैनेजर से मेरी बात करा दो। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि ये एक वो शख्स है जो ना लेने में ना देने में, सिर्फ एक एनी शाहिद है और उसको इतना प्रोटोकॉल मिला था कि ये अंदर तक वहाँ पर उसके साथ मौजूद था। ये वहाँ पर उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहा था, सेल्फीज़ ले रहा था। तो मामला जो है इतना सीधा नहीं है जितना कि ये बता रहा है। आगे आगे सुनते जाइए वो क्या कहता है। और देखिए आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस तो उसका, एनसीबी के अफसरान उसका फ़ोन ले चुके हैं और ये वहाँ पर मौजूद है और इसकी इतनी पहुँच है कि इसको आर्यान कह रहा है कि मुझे फ़ोन करा दे और ये कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे फ़ोन करा देता हूँ। ये कहता है कि फ़ोन करने की कोशिश की, अगर उस वक्त मैं फ़ोन करता नहीं, अच्छा उसने ये कहा कि मेरा फ़ोन मेरे पास था इसलिए उसने मुझे कहा कि फ़ोन करा दें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ने ये बात कही थी कि इसने फ़ोन किया मैनेजर को शाहरुख खान की और उसके बाद जो मामला सारे उसने बताए वो सब कुछ, लेकिन ये कहता है कि मुझे उसने फ़ोन करने के लिए कहा लेकिन मैं फ़ोन नहीं कर सका। उसके बाद वो ये कहता है कि मैं यानी कि प्रभाकर यानी कि मैं प्रभाकर से 11 अक्टूबर से इन टच नहीं हूँ, यानी कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव अपने ड्राइवर के साथ 11 अक्टूबर से इन टच नहीं है। 6 अक्टूबर से वो कहता है कि मैं मुंबई में था 6 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर तक यानी कि वो इन टच था
प्रभाकर के साथ, अपने ड्राइवर के साथ। उसके बाद यानी कि इसका ताल्लुक़ है उसके साथ, और इसी ताल्लुक़ की बिना पर प्रभाकर यानी कि उस ड्राइवर का बयान जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। उसके बाद वो ये कहता है कि अच्छा, इसने ये भी माना कि हाँ मैं प्रभाकर को जानता हूँ। उसके बाद वो ये कहता है कि मेरे खिलाफ एक पुराना केस था जो कि दोबारा खोल लिया गया है। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरे ऊपर एक पुराना केस खोल लिया गया है, और मेरी जान को ख़तरा है, और मुझे ये भी ख़तरा है कि मैं जेल में मारा जाऊंगा। यानी कि एक तरह से वो सामने जो आ रहा है, जिस तरह से पहले इसका ड्राइवर सामने आया, उसको जान का ख़तरा था एनसीबी के एहलकारों से, उसे कहा मुझे जेल में डाल दो। अब ये भी कह रहा है कि मेरी जान को ख़तरा, और मुझे तो ये ख़तरा है कि अगर मुझे जेल में भी डाल दिया गया तो मुझे वहाँ पर भी मार दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगली बात जनाब ये है कि वो कहता है कि 6 अक्टूबर के बाद से मेरी समीर से भी कोई बात नहीं हुई, यानी कि समीर से इस वाक़े के बाद 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक इसकी बात होती रही है। उसके बाद उसने अगली बात जो की है वो भी सुनिएगा। उसने ये कहा कि मैं नारकोटिक कंट्रोल को भी मैंने फ़ोन कॉल की तमाम तर जानकारी दी थी, और आर्यान ने जो नंबर दिया था वो लगा नहीं। अच्छा, इसने ये बात मानी कि मैंने जब वहाँ पे मुझे आर्यान ने कहा मेरे मम्मी पापा से बात करा दो या मेरी पूजा से बात करा दो, तो उस वक्त वो नंबर नहीं मिला था। अच्छा, यही बात जो है ये पहले भी कही गई है कि उस वक्त बात नहीं हो सकी, इस वजह से इनकी डील नहीं हो सकी। अच्छा, फिर उसने ये कहा कि सैम का फ़ोन आया था, उसने कहा कि फ़ोन दो, फ़ोन करूँगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। इसने सैम नामी कैरेक्टर के हवाले से इकरार किया है कि हाँ मैं उससे मिला था, और सैम जो है उसने भी मुझसे फ़ोन करवाया था। उसने ये भी कहा कि आर्यान के घर वालों का मोबाइल नंबर जो है आर्यान ने मुझसे शेयर नहीं किया था, पूजा का नंबर मुझसे शेयर किया था। पूजा से बात नहीं हो सकी थी क्योंकि उसने फ़ोन नहीं उठाया था। इनडायरेक्टली कहा था कि पैसे दो वरना जो साइन किया है उसके बारे में बोल दूँगा। ये बात जो है ये बेसिकली कही जा रही है इस शख्स के हवाले से कि इसने पूजा को फ़ोन किया होगा और इसने उसको डेफिनेटली कहा होगा कि पैसे लेकर आओ वरना मैं ये सब कुछ जो है बता दूंगा। एनीवेज, ये तमाम तो अभी एजम्पशंस है, मामला क्या है वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन प्रभाकर जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है इस वक्त इंकशाफात कर चुका है, और प्रभाकर जो कि गार्ड है, ड्राइवर है, और इसके अलावा ये शख्स जो है ये सामने आने को बिल्कुल तैयार है और सामने आकर बड़े बड़े इंकशाफात करने को भी तैयार है। कुछ इंकशाफात उसने आने से पहले ज़रूर कर दिए हैं। उसे बताया कि किस तरह से वो इन सबको जानता है, समीर को कितना एक जानता है, रेड वाले दिन से जानता है। उसने ये भी कहा कि मैं फ़ोन बंद करके जिस तरह से मैं छुपा हुआ उसकी वजह यह है कि मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। और उसके बाद उसने ये कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझसे न जाने क्या क्या साइन करवा लिए गए हैं और अब आने वाले वक्त में मुझे कहीं भी मारा जा सकता है। तो ये तमाम तर मामलात हैं, और इसके बॉडीगार्ड का कुछ और बयान है, इसका अपना कुछ और बयान है। लेकिन ये अपने बॉडीगार्ड को जानता भी है, मानता भी है, उसके बावजूद वो बहुत सी बातों से इनकारी है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, ये एक अच्छी खासी जलेबी है। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एक और वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त जेल में आर्यन खान ने भगवान राम की किताबें जो हैं वो मंगाई हैं, जो इनके भगवान राम हैं उनकी किताबें मंगाई हैं, और इन किताबों को पढ़ना चाहता है। और जेल के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, और एक और मामला जो है वो बड़ा गंभीर है, और वो है कि अगर 26 अक्टूबर को नहीं बेल मिलती है तो फिर आर्यन के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल है। वो क्यों, ये सब कुछ अगली वीडियो में।